देखो क्लासरूम लर्निंग ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, हाँ प्याजे की थ्योरी की मदद से, विद इन द क्लासरूम लर्निंग शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए और एक्टिव डिस्कवरी लर्निंग होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि हम सोचते हैं कि टीचर का मेन रोल होता है, एक्टिव रोल होता है टीचर का, कि वो उन्हें बच्चे जो उन्हें सुनते हैं उनके पीछे रिपीट करते हैं और वही सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्लासरूम में एक्टिव रोल जो है वो स्टूडेंट का होना चाहिए। ये हम पढ़ेंगे, हाँ स्टूडेंट का होना चाहिए, नहीं स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास लर्निंग होना चाहिए, जहाँ पर जो लर्निंग है वो एक्टिव डिस्कवरी लर्निंग हो। बच्चे मतलब खुद से डिस्कवर करके सीख रहे हैं, ये नहीं कि हम बस बोल रहे हैं, बच्चा आँख बंद करके ना कुछ समझ आ रहा है ना कुछ, बस रिपीट कर रहे हैं तोते की तरह, वैसा नहीं। रोल ऑफ टीचर इज़ टू फैसिलिटेट लर्निंग रेदर देन डायरेक्ट ट्यूशंस। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ट्यूशंस देना कि देखो बच्चों ऐसे ये करोगे तो ऐसा ये होगा आंसर, नहीं, उनका मेन पर्पस है लर्निंग। टीचर का जो रोल है वो लर्निंग है, रेदर देन कि डायरेक्ट ट्यूशंस देना। उन्हें सिखाना है बच्चों को, बस बता नहीं देना देखो एक बार इसको हम ऐसे करेंगे अब यही होगा, एक बार प्रोसेस बता दिया अब कर लो तुम। मेन है कि बच्चों को उससे क्या सीखने को मिल रहा है, तो इस पर फोकस रहना चाहिए टीचर का। डिवाइजिंग सिचुएशंस दैट प्रेजेंट यूजफुल प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन द चाइल्ड। ऑफ कोर्स हमें ऐसे सिचुएशन डिवाइस करना है जो कि हाँ दैट प्रेजेंट यूजफुल प्रॉब्लम, ठीक है, जो यूजफुल प्रॉब्लम्स है वो प्रेजेंट करना है, ऐसे सिचुएशन डिवाइस करना है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिससे कि कोई यूजफुल प्रॉब्लम हम प्रेजेंट कर पाए जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आए। मैंने बताया था, क्या बताया था एडेप्टेशन में, कि जब डिसइक्विलिब्रियम आता है उसकी वजह से बच्चा जो है एकोमोडेशन कर पाता है। डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी तभी तो बच्चा समझेगा, तभी तो बच्चा अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करेगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करना है, ताकि डिवाइस करना है ताकि डिसइक्विलिब्रियम आए बच्चे में और बच्चा जो है वो मॉडिफाई कर सके, नई नॉलेज और न्यू नॉलेज मॉडिफाई कर सके अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में से, जितना पता है और ज़्यादा बढ़े वो। यूजिंग एक्टिव मेथड दैट रिक्वायर्स रीडिस्कवरिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्टिव मेथड्स यूज़ करने जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रीडिस्कवर करे उस चीज़ को, रिकंस्ट्रक्ट करे जो चीज़ सही है। ओके Instead of checking if children have the right answer, the teacher should focus on students understanding and the process they use to get to the answer। यानी कि उन्हें चेक करना है कि इंस्टेड सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चे ने जो आंसर है वो सही लिखा है या नहीं, है ना, ये देखने के बजाय हमें जो बच्चे ने आंसर जो भी लिखा है भले ही वो सही है या गलत है, ठीक है, भले ही वो सही है या गलत है, बट हमारा फोकस ये नहीं रहना चाहिए अरे तुमने आंसर गलत लिखा है जाओ ठीक करके लाओ, ऐसा ही होता है। बट ऐसा नहीं, फोकस हमारा ये रहना चाहिए कि हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग समझ पाए कि बच्चा ये चीज़ ये आंसर क्यों लिख रहा है। हम उससे पूछेंगे बेटा आपने ये क्यों लिखा है, एक्सप्लेन करो, हम उसे बाद में बोलेंगे कि ऐसा, पहले वो हम उसकी थिंकिंग जानेंगे कि वो क्या प्रोसेस कर रहा है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके, वो हमें पता चलेगी, टीचर को पता चलेगी, उसके अकॉर्डिंगली, है ना। फिर हम बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, तो अगेन डिसइक्विलिब्रियम होगा कि बच्चे को पता चलेगा कि अच्छा ऐसा नहीं होता है ऐसा होता है, तो वो मॉडिफाई करेगा समथिंग लाइक। तो ये एक मुझे अच्छा पॉइंट लगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग दैट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट, सो अरेंज एक्टिविटीज़ फॉर इंडिविजुअल children or small groups rather than assume that all the children can cope with a particular activity of course। तो मतलब हमें ये एक्सेप्ट करना है, पढ़ाने एक्सेप्ट करके जाना है पढ़ाते वक्त कि बच्चे जो है, हर बच्चा जो है अलग अलग रेट पे डेवलप करता है, सबकी स्पीड एक ही नहीं होता है, सब लोग एक ही स्पीड से कोई बात नहीं कैच कर सकते, सब लोग एक ही स्पीड से नहीं लर्निंग कर सकते हैं, है ना। सबका अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है, हम भले ही 10 बार बता रहे हैं, अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो ऑफकोर्स उसका रेट थोड़ा स्लो है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चे से कि सब एक बार में सबको सीखना है, अगर ये बच्चा एक बार में सीख गया तो तुम क्यों नहीं सीख सकते हो एक बार में, ऐसे डायलॉग सुने होंगे ना तुम सबने। तो ये ऐसा होता है, तो हमें ऐसा नहीं, हमें माइंड में सोच के रखना है कि हर बच्चा जो है डिफरेंट रेट से डेवलप करता है, तो एक्टिविटीज़ भी उसी तरह से अरेंज करनी है हर इंडिविजुअल के अनुसार, या फिर स्मॉल ग्रुप्स में। हाँ, सो स्मॉल ग्रुप्स में बच्चों को कि अच्छा ये वाली ग्रुप्स जो है वो थोड़ा, मतलब हमें पता हो जाता है एज अ क्लास टीचर, एज अ टीचर, कि ये बच्चे जो है थोड़ा लेट समझ रहे हैं, तो हम उनका एक स्मॉल ग्रुप बना के उन्हें एक अलग एक्टिविटी दे रहे हैं उनकी लेवल के हिसाब से, और बाकी को अलग अलग दे रहे हैं, सबको अपने अपने लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करना है। तो अब देखो हमने ये पढ़ लिया क्लासरूम लर्निंग कैसे क्लासरूम में अप्लाई करना है पियाजे थ्योरी को। अब पियाजे थ्योरी की क्रिटिसिज्म पे आते हैं, जो कि एक जो कि क्वेश्चन आता है, इस पर बहुत बार आया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। क्रिटिसिज्म यानी कि पियाजे थ्योरी की डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, क्रिटिसिज्म ही बोलेंगे, ठीक है, कि फेल क्यों हो गया पियाजे की थ्योरी, कहाँ फेल हो गई।
तो कई लोगों का मानना है, कई लोग पूछते हैं कि क्या डू ऑल चिल्ड्रन रीच द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, क्या सभी बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे आ सकते हैं, आ चुके हैं, आ जाते हैं? क्योंकि ऐसा मतलब स्टडीज़ में पाया गया, रिसर्च में पाया गया कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का जो प्रोग्रेस है वो गारंटीड नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक पहुंच सकता है। मतलब ऐसा रिसर्च में पाया गया फॉर एग्जांपल कि 40 से 60% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स इवन वो फॉर्मल ऑपरेशन टास्क में फेल हो गए, इन केटिंग स्टेट का नाम है जो भी है, ठीक है। तो अब देखो वो फॉर्मल ऑपरेशनल टास्क में फेल हो गए कॉलेज के बच्चे, वो भी 40 से 60%। तो इससे यही पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्रिटिसिज्म ये हो गया। दूसरी बात ये कि he concentrated on the universal stages of cognitive development and biological maturation, ठीक है, but failed to consider the effect that the social setting and culture may have on cognitive development। मतलब उन्होंने ये तो बोला, इस बात पे कंसंट्रेट किया कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ये जो यूनिवर्सल स्टेजेस है जो उन्होंने दिया इनके अकॉर्डिंग, और जो ये उन्होंने, ठीक है, ये यूनिवर्सल स्टेजेस है, बेसिकली ये यूनिवर्सल ही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं, और ये बायोलॉजिकली मैचुरेशन पे भी, मतलब बायोलॉजिकली भी डिपेंड है। लेकिन बस उन्होंने इस बात पे कंसंट्रेट किया, बट वो ये चीज़ भूल गए, ये बात ध्यान में रखना भूल गए कि कभी कभी सोशल सेटिंग या कल्चर की वजह से भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे चेंज आता है, ठीक है। सिर्फ यूनिवर्सल स्टेजेस और बायोलॉजिकल से कुछ नहीं होगा, कभी कभी सोशल सेटिंग और कल्चर का भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर असर होता है, ठीक है। तो इस बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब प्याजेस तीसरा क्रिटिसिज्म ये है, वैसे तो उसकी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, मैंने मेन लिखे हैं जो आपको समझ में भी आ जाए। ओके, प्याजेस मेथड यानी कि जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन इन क्लिनिकल इंटरव्यूज़ लिया था आर मोर ओपन टू बाइज्ड इंटरप्रिटेशन एंड अदर मेथड्स। मतलब काफ़ी बाइज्ड हैं उनके जो ऑब्जर्वेशंस है, जो उन्होंने बच्चे को ऑब्जर्व करते वक्त ऑब्जर्वेशन की थी, तो वो काफ़ी बाइज्ड है। यानी कि उनको ना लोगों को प्याजे थ्योरी के मेथडोलॉजी से प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो मेथड यूज़ किया है अपने थ्योरी बताने में वो खुश नहीं है। मतलब उनका मानना है कि क्योंकि अगर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अगर हमें थ्योरी बनानी है, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो हम ऑफकोर्स हम अपने पर्सपेक्टिव से लिखेंगे। हमें हमारा जो हाइपोथेसिस है, हम जो हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि अच्छा ये हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे हैं कि बच्चा ऐसा होता है, हम उसी मतलब हमने हाइपोथेसिस बनाया। ऑफकोर्स कोई भी चीज़ जो रिसर्च होता है उसमें पहले हाइपोथेसिस भी बनता है, ठीक है। ये एक स्टेप है, ये आप पढ़ोगे आई गेस CNS में वगैरह में, एट द एंड में होता है ये कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, समथिंग लाइक। तो हाइपोथेसिस उनका बना रहता है। तो अब वो जब वो ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो अपने उसी नज़रिए से देखेंगे, हाँ देखो ऐसा हो रहा है ना, तो ये बाइज्ड हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उनका लोगों का मानना है कि ये रिलायबल ज़्यादा होता अगर वो ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करवाते, लेकिन दूसरे रिसर्चर्स के थ्रू, ठीक है, मतलब दूसरे रिसर्चर्स से भी करवाते, क्योंकि वो अपने से भी करते ऑब्जर्वेशन और वही चीज़ दूसरे रिसर्चर्स को बोलते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, और उसके बाद रिजल्ट को कंपेयर करते और देखते कि क्या वो सिमिलर है। अगर सिमिलर नहीं होंगे तो ऑफकोर्स बाइज्ड है, मतलब उन्होंने अपने नज़रिए से दिया है ना। तो ये चीज़ उन्हें करना चाहिए था। और लास्ट में ये भी है कि प्याजे ने जो है बच्चे की एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट किया था। तो देखो ये सब आपको अच्छे से मिल जाएगा आप अगर क्लास में ध्यान से सुनोगे, ठीक है। बाकी ये इतना इनफ था एग्ज़ाम के लिए, सारे प्रीवियस क्वेश्चन मोस्टली कवर हो जाएंगे। बाकी जो नहीं हो पाया वो हम क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से करेंगे, क्वेश्चन पेपर ज़रूर आएगा, तो चैनल के साथ बने रहें। तो प्याजे थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी ही है, एक से ज़्यादा भी आते हैं बट कंपलसरी है एक क्वेश्चन इसमें से, तो ये अच्छे से करना है, इसको हल्के में मत लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।